नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं इटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, जहां पर हम निवेश से जुड़ी हर उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आज का शो बेहद खास है, इसीलिए भी क्योंकि हफ्ता खत्म हो रहा है, शुक्रवार है और जाते जाते हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह आज जो अहम बदलाव किए गए हैं उनका आपके पोर्टफोलियो पे किस तरह का असर होगा। क्या कुछ खास है आज के शो में, ऑन द शो देख लेते हैं। सोना खरीदना होगा महंगा, बड़ी इंपोर्ट ड्यूटी, बढ़ते ट्रेड डेफिसिट और रुपए की कमजोरी को रोकने के लिए इन कदमों को लिया गया। आपके पोर्टफोलियो का इन कदमों पर किस तरह का असर पड़ेगा, बताएंगे आज। नौकरी नहीं करनी और बनना है फ्रीलांसर, जानिए कैसे फाइनेंशियली कमर कसनी होगी। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने रोका अंतर्राष्ट्रीय स्कीम्स में निवेश, राष्ट्रीय सुरक्षा के चलते कैनरा बैंक ने रोका यूएई के निवेशकों का निवेश। और साथ ही बताएंगे आपको एलआईसी की किन पॉलिसीज से निकल जाना चाहिए आज शो पर। और साथ ही अगर आप भी बनवाना चाहते हैं एक संतुलित पोर्टफोलियो, अपना सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको एक व्हाट्सएप नंबर हम बता रहे हैं जहां पर हमें इंतजार होता है आपके सवालों का। 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर आपको अपने सवाल हमें भेजने हैं और हम कराएंगे आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इस शो के जरिए हमारी यही कोशिश होती है कि आपके हर आर्थिक सपने को पूरा किया जाए, लेकिन जैसे जैसे आजकल हम लोगों का ट्रेंड बदलता हुआ देख रहे हैं, जहां तक उनके करियर की बात है, उनकी नौकरी को बात है, तो काफ़ी सारे लोगों को खासतौर से पैंडेमिक के बाद हम देख रहे हैं कि फ्रीलांसर बनना है, उन्हें आज़ादी से अपना करियर चुनना है और नौकरी के बजाय लोग अपना कुछ व्यवसाय या तो शुरू करना चाहते हैं, किसी नौकरी में बंधना नहीं। अब इस तरह का निर्णय जब आप अपने करियर में लेते हैं तो बहुत सारी फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी का सामना आपको करना पड़ सकता है अगर आपने सही तरीके से प्लानिंग नहीं की हो। तो अपनी ज़िंदगी के हर सपने को पूरा करना तो सही है, लेकिन साथ ही आपको फाइनेंशियली भी अपने आप को उसी तरह से तैयार करना ज़रूरी होगा। तो इसी से आज हम शो की शुरुआत करेंगे, इसी मुद्दे से शुरुआत करेंगे। आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी CEO फिरोज अजीज हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ एक फ्रीलांसर भी हैं, उत्कर्ष केशव, जो कि एक म्यूजिशियन है। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। फिरोज, उत्कर्ष हमारे साथ बाकायदा लाइव जुड़े भी हैं और मेरे ख्याल से आज आप लाइव इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी करवाएंगे। लेकिन चर्चा में शुरू करूं इनके सपनों के बारे में। उत्कर्ष, उससे पहले मुझे आपसे जानना है, कुछ बताएं अपने बारे में। आप एक फ्रीलांसर हैं, क्या करते हैं और किस क्षेत्र में फ्रीलांसिंग करते हैं? हेलो मैम, सबसे पहले तो हेलो सबको। तो मैम बेसिकली मैं एक म्यूजिशियन हूँ, सिंगर सॉन्ग राइटर हूँ, जो एक फ्रीलांसिंग म्यूजिशियन हूँ। जनरली मैं बहुत सारे सॉन्ग्स लिखता हूँ, बनाता हूँ एंड काफ़ी लोगों के लिए कमर्शियली भी लिखता हूँ और परफॉर्मेंस के थ्रू मैं लाइक अपना अर्निंग चलाता हूँ। तो बेसिकली मैम ओवरऑल यहाँ बिहार पटना में लाइक म्यूजिक का जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा, मतलब उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर ग्रोथ लाइक लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इस वजह से एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी के लिए लाइक कुछ अलग तो करना ही है ना। तो इसलिए लाइक बेसिकली फ्रीलांसिंग म्यूजिशियन के थ्रू, लाइक म्यूजिक के थ्रू आई एम अर्निंग लाइक। बहुत बढ़िया। आपसे मैं आगे सवाल लूं उससे पहले आप कुछ गुनगुनाना चाहेंगे क्या हमारे दर्शकों के लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताएं कि हम ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। फिरोज आपके साथ हैं जो एक सुपर फाइनेंशियल प्लानर है, तो कैसे आप चाहते हैं कि वो आपकी सहायता करें, बताएं। हेलो सर, सबसे पहले तो मेरे को लकी फील हो रहा है क्योंकि अब जिस चीज के लाइक गुरु हैं सर, उनसे लाइक मेरे को अपनी लाइफ की जर्नी लाइक आगे बढ़ाने में हेल्प होगा। तो इसके लिए थैंक यू मैम, थैंक यू। और एक्चुअली मेरे को म्यूचुअल फंड्स एंड लाइक एसआईपी जो होता है, तो बेसिकली मैंने बहुत दफे अपने फ्रेंड्स लोग को लाइक बात करते हुए देखा है कि वो लोग इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। मैं जब भी पूछता हूँ वो लोग लाइक मेरा मजाक उड़ा देते कि तेरे बस का नहीं है, तू रहने दे। तो एक्चुअली मैम मेरा एक प्लान है कि लाइक मैं आगे जाकर एक स्टूडियो अपना खोलूं जिसमें मैं अपने गाने रिलीज करने के लिए
यूज कर सकूं, क्योंकि यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है हम लोग को, लाइक बेसिकली दूसरे स्टेट्स में जाना पड़ता है लाइक प्रॉपर स्टूडियो के लिए। तो वो मैं चाहता हूँ कि लाइक अगर मैं एक अच्छा स्टूडियो बिल्डअप कर लूँ जिसमें कॉस्ट थोड़ा हाई आता है, तो मेरे को एक रोड मैप चाहिए सर के थ्रू की, सो दैट कि मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करूं, एसआईपी के थ्रू या फिर शेयर्स के थ्रू, जैसे भी इन्वेस्ट करूं, तो मेरे को एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा अमाउंट गैदर हो जाए जो जो कि मेरे को हेल्प करे मेरी लाइफ के ड्रीम को सक्सेसफुल बनाने में। इंटरेस्टिंग, बहुत खूब। फिरोज, चलिए उत्कर्ष की फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करते हैं और फ्रीलांसर होने के बावजूद कैसे इनका सपना आप इनको पूरा करके एक रोड मैप दे सकते हैं। उत्कर्ष, यस यू सर। आपकी जो आवाज है बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन है। मैं जरूर शो को सोशल मीडिया पे रिवाइंड करके सुनूंगा वापस। कई सारे हजार सालों में कई सारे शो किए, बट दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग शोज टू हियर योर वॉइस। इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। या यस, थैंक यू सर। नाउ रहा सवाल आपकी इन्वेस्टमेंट्स का। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 27 इयर्स के हैं और आप इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं। दोस्तों को ज्यादा सीरियसली ना लें, कोई भी क्वेश्चन स्टूपिड नहीं होता। लोग अगर आप प्रश्न पूछते हो आपको ठीक से जवाब नहीं देते, तो उसको इग्नोर करें, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट सीखनी होगी। क्योंकि आपकी जो कला है, इतनी बेहतरीन उम्दा कला है, उस कला से जो आप पैसे कमाएंगे वो पैसे आपको वापस कमा के दें अर्जों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके आप भी काम करेंगे, आपके पैसे भी काम करेंगे। तो आप दोनों मिलके आपके लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। सो दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपकी एक कला है वैसे ही फाइनेंशियल सर्विसेज में म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं उनका 24 घंटे एक ही काम होता है कि कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे जाएं आपके बिहाफ पे, कौन से बेचे जाएं, ये निर्णय लेना उनका काम होता है। जैसे आपकी एक टैलेंट होती है, उनकी एक एनालिटिकल माइंड होती है, वो खरीदते बेचते हैं। इसीलिए एक प्रोफेशनल को हायर करना आपकी वेल्थ क्रिएशन के लिए एक मिनिमल सी कॉस्ट पे एक बहुत अच्छा आइडिया है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में सब लोग, हम सब जो रिटेल निवेशक हैं, एचएनआई हैं, अल्ट्रा एचएनआई हैं, सब मिला के अपने पैसे उसको सौंपते हैं जिसकी काबिलियत है, जिसके पास बहुत सारे एनालिस्ट हैं, उसको कहते हैं म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड में एक बहुत बेहतरीन चीज ये है कि आप 2000 रुपए भी डालते हैं तो वो पैसे बट के 50 डिफरेंट कंपनीज में लग जाते हैं। कभी भी ये 50 पूरी कंपनियां डूब नहीं सकती, थोड़ी ऊपर जाएंगी, थोड़ी नीचे जाएंगी, यूं ही उतार चढ़ाव के साथ ये आगे चलते हुए वेल्थ क्रिएट करने की क्षमता रखती हैं। दैट्स पॉइंट 3। पॉइंट 4, इससे आपको बहुत डिसिप्लिन मिलेगा, क्योंकि आप फ्रीलांसर हैं तो एक स्टेबिलिटी नहीं होती जैसे सैलरीड एम्प्लॉइज होते हैं। तो इसीलिए इससे जो आप पैसे को साइड में करते जाएंगे उस डिसिप्लिन के द्वारा आगे चलते हुए काफी बड़े पैसे इकट्ठे हो सकते हैं। ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द शो आई विल गिव यू मोर स्पेसिफिक recommendation, but I want to pause here with the generic conversation we've had so far. बिल्कुल, लेकिन फिरोज जो आपने अभी समझाया है ना, उससे बहुत सारे सवाल निकल के आ रहे हैं, लेकिन मैं सवाल पूछूं उससे पहले उत्कर्ष आप बताएं, फिरोज से कोई सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ मैम, जो मेरे को एनालिस्ट के बारे में सर ने बताया कि बेसिकली आपको एक गाइडेंस की जरूरत होती है जो कि मिनिमल कॉस्ट पे मिलती है। तो सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किनके पास जाऊं जो कि मेरे को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं? तो सबसे पहले तो उत्कर्ष आप हमारे पास आए हैं तो वो तो आपने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, लेकिन और यहाँ पर हम आपको एक रणनीति भी सुझाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको किनके पास जाना चाहिए और फॉलो अप करना चाहिए उसकी गाइडलाइन भी आपको फिरोज देंगे। फिरोज। बिल्कुल उत्कर्ष, जैसे कविता जी ने कहा, आप सही जगह पहुंच गए हैं। कविता जी का जो तजुर्बा है अर्जों का, उनसे उसकी एज पता लग जाएगी, तो इसलिए मैं नंबर ऑफ इयर्स नहीं बताऊंगा, बट यू हैव कम टू द राइट प्लेस। पॉइंट 1। पॉइंट 2 ये है कि 147 अप्रोक्सीमेटली फंड मैनेजर्स हैं इंडिया में जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करते हैं। ये 147 पूरे बहुत अच्छे भी नहीं होंगे, पूरे बहुत बुरे भी नहीं होंगे। उनका जो चुनाव करना होता है वो हम जैसे एडवाइजर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स उसमें से चुनाव करते हैं मैथमेटिक्स करके, स्टैटिस्टिक्स के द्वारा। सो दैट्स पॉइंट 1। वो फंड सिलेक्शन करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पहलू होता है जिसको कहते हैं कि कौन से एसेट में कितने पैसे डालने हैं। एसेट उत्कर्ष क्या होते हैं? एसेट वो होते हैं जिसमें आप पैसे डालें, वो कमा के आपको वापस करे, उसको कहते हैं एसेट। जैसे गोल्ड एक एसेट हो गया, रियल एस्टेट एक एसेट हो गई, इक्विटी शेयर बाजार एक एसेट हो गया,
बॉन्ड्स जिसमें आप लोगों को उधार देते हैं, एफडी, वो एक एसेट हो गया। ये 4 एसेट्स हैं। इस एसेट में उत्कर्ष अपने कितने पैसे किसमें डालेंगे, ये निर्णय को कहते हैं एसेट एलोकेशन। आपकी करंट उम्र को देखते हुए और आपकी फ्रीलांसिंग की जो एट्रीब्यूट है प्रोफेशन की, वो देखते हुए मैं कहूंगा कि 80% आपका जो पैसा लगने वाला है उसको आप इक्विटी में लगाएंगे तो आपके लिए बेहतरीन विकल्प होगा। और 20% जो है वो एफडी जैसे ही डेट म्यूचुअल फंड होते हैं, थोड़े अधिक रिस्क को होते हैं, बट डेट म्यूचुअल फंड में 20% और इक्विटी में 80%। ये पहला सजेशन है मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है। फिर उसके बाद कौन से म्यूचुअल फंड्स में आपने पैसे लगाने हैं और कितने पैसे लगाने हैं। आपने अपने सवाल में ये भी कहा है कि आप 7,000 तक की आप एसआईपी कर सकते हैं। 7,000 रुपए की एसआईपी आप शुरू जरूर कर सकते हैं, 5 से 7, बट हर साल जैसे आपकी आय बढ़े, जो मैंने आपकी आवाज सुन के ऑलमोस्ट आई कैन बेट माय लास्ट बॉटम रुपी की आपकी आय जरूर बढ़ेगी, इतनी मधुर आवाज रख के आई प्रोफेशन में। तो जैसे आप शुरुआत कर रहे हैं 7,000 से शुरुआत कर लें, हर साल अपनी एसआईपी को 10-15% से बढ़ाएं, और तो आपको 12% की रिटर्न में भी 10 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे अगले 7 सालों में। तो आप अपना स्टूडियो पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। अब लास्टली, सॉरी उत्कर्ष, लॉन्ग आंसर, बट लास्ट आपकी जो स्कीम्स हैं वो आप लिख सकते हैं उत्कर्ष। ये स्कीम्स बहुत बारीकी से चुनी गई है, 400 करीबन स्कीम्स हैं। उसमें से ये 5-6 स्कीम्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ इक्विटी की, वो अगले 2-3 साल की परफॉर्मेंस के फ्यूचर पर्सपेक्टिव से चुनी गई है। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्को मल्टी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, ये 5 स्कीम्स इक्विटी की स्कीम्स हैं। ये 5 खरीदने से आपके पास कुल मिला के 130 कंपनी के शेयर आपके पोर्टफोलियो में शामिल हो जाएंगे। और रहा सवाल डेट का, जो 20% हिस्सा है आपका, उसके लिए 2 स्कीम्स बता देता हूं। आईडीएफसी गिल्ट इंडेक्स फंड 2027, एबीएसएल एसडीएल स्टेट डेवलपमेंट लोन 2027, ये 2 स्कीम्स हैं जिसमें आपको पैसा लगाना है। कुल मिला के 7 स्कीम्स हैं उत्कर्ष, बड़ी बारीकी से आनंद राठी में अपनी टीम ने चुनी है। इससे आप 12 से 13% की रिटर्न की आप उम्मीद कर सकते हैं साल दर साल, अगर आप पेशेंट रहें तो। और साल मार्केट इधर उधर जा सकती है, बट 5-7 साल के समय में जो रिटर्न की मैं बात कर रहा हूं वो पूरी होने की अच्छी खासी गुंजाइश। मैं देख रही थी उत्कर्ष बहुत जल्दी सारे स्कीम्स के नाम नोट डाउन कर रहे थे, तो उत्कर्ष आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी टीम आप तक फंड्स के नाम पहुंचा देगी जो स्पेशली आपके लिए आनंद राठी ने निकाले हैं। लेकिन मुझे अब ये जानना है आपसे कि आप अपने सपनों की तो फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन देखिए आप बहुत यंग हैं अभी उत्कर्ष, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी हो सकता है आपके ऊपर बहुत कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, आने वाले वक्त में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएगी। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपने आप को इस तरह से फाइनेंशियली एस्टैब्लिश करना कि अभी ही नहीं, आने वाले वक्त में जो जिम्मेदारियां बढ़ेंगी उनको भी आप जो है वो पूरा कर पाएं। बताएं, आगे बढ़ते हैं। फिरोज के साथ तो आपने फंड्स के नाम ले लिए, कुछ और चीज है, बारीकी है जो आपको समझनी है? नहीं मैम, एक्चुअली सर ने इस तरीके से समझाया तो मेरे को बेसिकली प्रॉपर आइडिया हो गया कि मैं कैसे इन्वेस्ट करूं। मेरे हिसाब से सर ने गाइडेंस दिया है तो मेरे को बहुत इजीली ये चीज समझ आ गया कि मेरे को 80% इक्विटी में देना है एंड 20% जो रेस्ट अमाउंट है वो मैं दूसरे शेयर्स में यूज कर सकता हूँ। तो ये मेरे को बहुत इजीली समझ आ गया है, तो इससे मेरे को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। कि आप जो अपने लिए स्टूडियो बनाना चाहते हैं उत्कर्ष, उसकी लागत के आने वाले वक्त में बढ़ेगी नहीं, या आपने जो अपने लिए अमाउंट निर्धारित किया है उसी में ही आपको लगता है कि पूरा जो आपको प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग के लिए जो स्टूडियो चाहिए होता है वो बन जाएगा? नहीं, वो उसमें बन जाएगा मैम। एक्चुअली मैम जो मोस्ट प्रोबेबली अगर पैसे अगर बढ़ेंगे भी तो ज्यादा से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स के बढ़ेंगे। बाकी सारी चीजें ओवरऑल ज्यादा नहीं बढ़ती है जनरली, बस इंस्ट्रूमेंट्स के ही कॉस्ट मेरे को थोड़े ज्यादा पड़ सकते हैं, बट वो मैं मैनेज कर लूंगा उस टाइम तक, अगर थोड़ा ऊपर नीचे होता भी है तो। इंटरेस्टिंग। फिरोज, यहाँ पर तो उत्कर्ष को म्यूजिशियन बनना है, लेकिन ऐसे मतलब वो ऑलरेडी है, उनके अंदर वो अपने आप को उस तरह से इस्टेब्लिश कर चुके हैं, लेकिन अब इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं एज अ फ्रीलांसर। लेकिन इनके अलावा ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग चीज़ों में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं। नौकरी खासतौर से आजकल के जो युवा हैं वो नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारे मिलेनियल्स ऐसे हैं जो बहुत साल नौकरी करने के बाद अचानक से चाहते हैं कि अब कुछ अपना काम किया जाए या अपने हुनर को और तराशा जाए और उससे कमाई का जरिया बनाया
जाए, एक थंब रूल और सेट ऑफ थंब रूल्स क्या होगा जो भी इस तरह से फ्रीलांसिंग के क्षेत्र में वेंचर आउट करना चाहते हैं? कविता जी, जैसे आपने कहा, आज ये जो डिजायर है लोगों की कि कहीं नौकरी में जो बनते हैं, वो बनने की जो चाह है वो कम सी हो रही है। और फ्रीलांसिंग स्पेशली कोविड के बाद जो ज्योग्राफिकल रेस्ट्रिक्शन, जो ऑफिस जाने की जो रेस्ट्रिक्शंस थी, वो काफी कम हुई हैं। लोग कहीं से भी आज काम करते हैं, हॉलिडे पे जाते हैं तो 3 मीटिंग जूम पे हो जाती है। ये जो ज्योग्राफिकल बैरियर ब्रेक हुआ है, उससे फ्रीलांसिंग की जो चाह है वो बढ़ी है। अब अगर ये चाह बढ़ी है तो आर्थिक स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो नौकरी पेशा लोगों को पास होती है, क्योंकि पहली तारीख को, दूसरी तारीख को सैलरी आती है उनको, फ्रीलांसर्स को नहीं आती। तो उनकी थोड़ी मैं टिप्स बताना चाहूंगा, बहुत सारी हैं, बट 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स ये हैं। मेरे हिसाब से कोई भी फ्रीलांसर को ये एस्टिमेट करना कि उनकी मिनिमम मंथली क्या कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे और वो मिनिमम सैलरी क्या हो सकती है उनकी, वो एसरटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है बिफोर यू टेक द प्लंज। अगर आपने ऑलरेडी प्लंज ले लिया है तो अगले लास्ट 3 साल के अपने बैंक अकाउंट्स खाते को देखें और देखेंगे सबसे खराब महीने में आपको कितनी मिनिमम सैलरी आई थी या कमाई हुई थी। सैलरी नहीं कह सकते उसको, उसको कमाई कह सकते हैं। वो कमाई मिनिमम कितनी थी, वो मिनिमम के आधार पे आपको इन्वेस्टमेंट्स की प्लान करना जरूरी है। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, कभी भी आपको मिनिमम से 3 गुना से ज्यादा पैसे मिल जाएं कोई अच्छे महीने में, तो जो अधिक पैसा है उसको स्ट्रेट इमरजेंसी फंड में डालें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सबसे खराब महीने में आपने 30,000 रुपए कमाए थे, तो अगर किसी महीने में आपको 90,000 मिल जाए, उससे ज्यादा मिल जाए, तो उससे जो अधिक है वो सीधे आप इमरजेंसी फंड में डाल दें, क्योंकि बुरा वक्त भी आता है। ऐसा भी वक्त आएगा कि लॉकडाउन वापस आ जाए तो आपको 2-3 महीने काम ना मिले, तो उसको इमरजेंसी फंड में डालें। दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, जो फ्रीलांसर हैं उनकी जो कंपनीज हैं, कंपनी है नहीं तो उनकी इंश्योरेंस कवर नहीं मिलती कंपनी से, तो आपको अपनी खुद की इंश्योरेंस की, बोथ हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस दोनों का आपको खुद सोचना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। फॉर एग्जांपल, आनंद राठी के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी पेरेंट्स को भी कवर मिलता है, हमें भी मिलता है, टर्म कवर भी होता है काफी बार। तो ये कवर हट जाता है एज सून एज यू बिकम अ फ्रीलांसर। तो इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको वापस स्क्रैच से स्टार्ट करें और प्लान करें। चौथा, आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को ज्यादा तवज्जो देना है, क्योंकि जब फ्रीलांसर होते हैं तो आप अपने ही बिजनेस में वापस पैसे डालने लग जाते हैं। अगर आपकी कमाई अच्छी हो, अगर उत्कर्ष का एग्जांपल लें, तो मन करेगा कि और बेहतर इंस्ट्रूमेंट खरीद लो, तो पैसे वापस सर्कल में चले जाते हैं, घूमने लग जाते हैं आपके खुद के प्रोफेशन में। तो पैसे निकाल के लॉन्ग टर्म के लिए पैसे रखना इज द 4th सजेशन। और महंगाई को इग्नोर ना करना इज द 5th सजेशन। तो बहुत सारे सजेशंस हैं। दीज आर द 4-5 इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर अ पर्सन हु इज एस्पायरिंग टू बी अ फ्रीलांसर। बहुत बढ़िया। अब आप जब ये समझाइश दे रहे थे फिरोज, तो मेरे जहन में एक सवाल आया आपके लिए। क्या आप अपने करियर के स्टेज पर फ्रीलांसिंग करने के बारे में सोचेंगे? कविता जी, अनफॉर्चुनेटली नहीं, या फॉर्चुनेटली नहीं, क्योंकि क्या होता है कि फ्रीलांसिंग के मेरिट्स भी होते हैं, डीमेरिट्स भी होते हैं, तो आई वुड नेवर चूज अ फ्रीलांसर। बढ़िया बढ़िया। उत्कर्ष, बताएं, और कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप फिरोज से? तो ऐसे सर ने जो पॉइंट्स बताए, तो उसमें सर ने जो लास्ट पॉइंट बोला वो एकदम ही लाइक उन्होंने 100% सही बोला। एक्चुअली हमारा भी यही है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं मेरे साथ जो म्यूजिक करते हैं, तो हम लोग वैसे ही करते हैं। लाइक हम लोग को किसी मंथ में बहुत ज्यादा शोज मिलते हैं, तो बहुत ज्यादा पैसे आ जाते हैं, तो फिर हम लोग बेचैन होने लगते हैं कि चलो एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं या फिर कोई एक महंगा माइक ले लेते हैं। तो ऐसा हमारे साथ बहुत ज्यादा होता है। तो सर ने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया कि आप इमरजेंसी फंड में उसको लाइक इन्वेस्ट कर दो, सो दैट आपका वो पैसा बचा रहे। तो थैंक यू सर एक अच्छे गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो मच उत्कर्ष, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए हमने आपकी सारी दुविधाएं सॉल्व कर दी हो, आपको एक ऐसा क्लियर कट रास्ता दिया हो जिसके जरिए जी जी जी। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू फिरोज, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि थैंक यू सर। चलिए फिरोज, आप बने रहे हमारे साथ। बहुत दर्शक हैं जो अब फोन लाइन पर आपके साथ सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। हमारे साथ राजीव रंजन साहब फोन लाइन पर हैं। नमस्कार। नमस्ते मैम, गुड इवनिंग। राजीव, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पलवल हरियाणा से बोल रहा हूँ मैं। ओके, बताइए, आपने 3 LIC की कौन सी पॉलिसीज ले रखी हैं? मैम मेरे पास और मेरी वाइफ को मिला के है जीवन लाभ करके है, जीवन लाभ 4।
ओके। और 60,000 का आपने निवेश जो किया हुआ है उसके फंड्स फिरोज आपके पास होंगे ही। इसके अलावा इसके अलावा मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो मेरा एनपीएस भी कटता है। देन आफ्टर मैं 4 म्यूचुअल फंड है प्रेजेंटली। ऑलराइट, आकाश त्रिपाठी का ये सवाल है, माफ़ी कीजिएगा थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझ पर हो गया था। फिरोज आकाश का सवाल ले रहे हैं और इन्होंने पिछले महीने कैनरा रेबेको फ्लेक्सी कैप में एक मुश्त निवेश किया है 5 लाख का। आकाश, इसी पे आपको सवाल पूछना है? ओके, फिरोज आपके पास सवाल है? यस कविता जी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद ये राजीव का जो पोर्टफोलियो है, कैनरा रेबेको फ्लेक्सी कैप फंड में इन्होंने 5 लाख का निवेश किया हुआ है। तमाम डिटेल्स आपके पास होंगी सवाल में। बताएं इनको अब क्या करना चाहिए। इन्हें 1 साल बाद हर महीने कुछ विड्रॉल करना है। ये कह रहे हैं जून जुलाई 2023 तक ये SWP के जरिए कुछ पैसे निकालना चाहते हैं। कविता जी, आई थिंक इनके जो इन्वेस्टमेंट है, कैनरा रेबेको फ्लेक्सी कैप एक इक्विटी स्कीम है। इक्विटी स्कीम में 1 साल का टाइम फ्रेम खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि 1 साल में ऐसे कई सारे साल हैं। अगर 1 साल की इन्वेस्टिंग करो तो उसमें नुकसान भी हो सकता है। अगर आप इस पैसे को कंज्यूम करना चाहते हैं तो आप इक्विटी में नहीं रख सकते। अगर आपको इक्विटी में जो रिटर्न आ सकती है उसका फायदा लेना है तो आपको पैसे को डिवाइड करना है। समझो कि 5 लाख रुपए थे, 2.5 लाख रुपए आप इक्विटी में डाल सकते थे और 2.5 लाख रुपए डेट में डाल सकते थे। 1 साल बाद जब आपको पैसे की कंजम्पशन की बारी आती तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान आपको डेट से करना है, ना कि इक्विटी से, ताकि वो 2.5 लाख रुपए जो आपने डेट में डाले वो साल 2 साल 3 साल यूज हो, ताकि इक्विटी को कुल मिला के 3-4 साल बढ़ने का समय मिले। इक्विटी बहुत खतरनाक इंस्ट्रूमेंट होती है। 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए आपके जो पैसे डले हुए हैं उसमें मुनाफा छोड़िए घाटा होने की भी संभावना होती है शॉर्ट टर्म में। तो इसीलिए 5 लाख रुपए कैनरा रेबेको फ्लेक्सी कैप में डालना एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। आज की जो करंट मार्केट है, ये आपकी जो डिसीजन है उसको आप रिवर्स करने जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आज निफ्टी 15,700 ऑड पे है और आपने 1 साल पहले, 6 महीने पहले डाला होगा तो निफ्टी यहां से 10-15% ऊपर भी थी। सो वो देख लें। जैसे ही थोड़ी मार्केट में रिबाउंड आए, पैसे को आधा आधा कर लें। और जो डेट स्कीम है उसको वो कह देता हूं, IDFC का गिल्ड फंड 2027 में पैसा डाल दें और उसमें से सिस्टमैटिक विड्रॉल करें, ताकि बाकी आधा पैसा आपका लंबी अवधि तक जा सके। और वो जो बाकी 2.5 लाख है उसमें भी 3-4 स्कीमों की जरूरत है, ना कि एक की। तो कैनरा रेबेको फ्लेक्सी कैप में आप बरकरार रख सकते हैं 1 लाख रुपए। बाकी जो 1.5 लाख रुपए आपने इक्विटी में रखने हैं, उसके लिए फ्रैंकलिन ब्लू चिप ले लीजिए, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज ले लीजिए और HDFC का फ्लेक्सी कैप ले लीजिए। तो टोटल 4 इक्विटी स्कीम्स 2.5 लाख की और 2.5 लाख का डेट IDFC वाला, उसमें से आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान करेंगे तो पैसा सेफ रहेगा और इक्विटी को 2-3 साल 4 साल का समय मिलेगा। ब्रेक ले ये हमारे साथ यहाँ। चलिए, तो तमाम डिटेल्स यहाँ पे हमने दर्शक को दे दी है। उम्मीद करते हैं कि इन्होंने सलाह नोट डाउन कर दी हो, लेकिन फिलहाल रुकेंगे, छोड़ेंगे। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जितेंद्र जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल है। नमस्कार मैम। जी हेलो जी सर, पूछिए, आपकी आवाज आ रही है। मैम, मैं ना क्या कहते हैं, मेरे को 10 ईयर आफ्टर 10 ईयर के बाद क्या कहते हैं 1 करोड़ का चाहिए, मतलब 2 करोड़ लिखा है आपने 10 साल के बाद, जो सवाल आपने दिया था। और आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू फिलहाल 3 लाख की है और आप 24,000 रुपए हर महीना निवेश कर रहे हैं 7 फंड्स में। यस मैम। बहुत बढ़िया। कब से कर रहे हैं ये निवेश? मैडम मेरे को 3 ईयर्स हो गया। 3 साल हो गए हैं ना। चलिए, फिरोज बताएं इनके लिए क्या सलाह होगी। आई थिंक कविता जी, इनको जो पोर्टफोलियो है, इनका जो पोर्टफोलियो है उसमें बदलाव की जरूरत है। इन्होंने अपने फंड्स को काफी टेक्नोलॉजी ड्रिवन फंड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में स्क्यू किया हुआ है। मैं सेक्टोरियल फंड्स का फैन नहीं हूं, क्योंकि मैंने बहुत डेटा देखा है, काफी लोग एंटर करते हैं जब वो सेक्टर ऑलरेडी भाग चुका होता है। जैसे टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी प्रदर्शन थी तो बहुत सारे लोग उस पास परफॉर्मेंस को देख के खरीदने निकलते हैं,
तो हमेशा ये सेक्टोरल फंड्स क्रिएट करने के बदले डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करें और कन्वेंशनल कैटेगरीज, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये कन्वेंशनल कैटेगरीज को आप जरूर अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। सेक्टर से दूर रहें। तो अब आपके पास 3 सेक्टर फंड्स हैं, उसमें से 2 अभी फिलहाल बने रहे, आईसीआईसीआई के टेक्नोलॉजी फंड और दूसरा जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है क्वांट का, ये दोनों बने रहे फिलहाल। आईसीआईसीआई ब्लू चिप में बने रहे, मेरा एसेट ब्लू चिप में बने रहे। एक्सिस के दोनों फंड मेरे हिसाब से आपको एग्जिट करने हैं और टाटा डिजिटल इंडेक्स इंडिया फंड उसको एग्जिट करना है। और आप दूसरे जो 5 स्कीम्स हैं उसमें से आप कोई 3 या 4 स्कीम्स शामिल कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का, फोकस्ड कैटेगरी का फंड आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, कॉन्ट्रा फंड एसबीआई कॉन्ट्रा, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, मिड कैप फंड, क्योंकि आपका एक्सेस मिड कैप को आप एग्जिट कर रहे हैं तो एक ना एक मिड कैप फंड तो आपके पोर्टफोलियो में जरूर शामिल होना चाहिए। तो कोटक इमर्जिंग इक्विटीज एक कंपलसरी इंक्लूजन होगा आपके पोर्टफोलियो में। ऑलराइट जितेंद्र जी, तो आपको ये सलाह दी जा रही है फिरोज की तरफ से। उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। फिरोज, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इस खास पेशकश के लिए और दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की है। और अगर आप भी फिरोज से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर तो हम लगातार स्ट्रीम पे फ्लैश करते रहते हैं। हम इस शो के जरिए आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग भी कराते हैं और अगर आप सवाल भेजना चाहें तो इस नंबर पर अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। फिरोज, बहुत बहुत धन्यवाद आज शो पर आके फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए लोगों की। लेकिन चलिए, ये फाइनेंशियल प्लानिंग का